प्रश्न 1, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। प्रश्न 1 का ए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, तो इसका उत्तर होगा सत्य। इसका उत्तर क्या होगा? सत्य। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, ये सत्य होगा, क्योंकि पूर्णांक में देखिए कौन कौन होता है। तो शून्य के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या और शून्य के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। ये हो गया पूर्णांक, इसको कहते हैं पूर्णांक। तो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या जब शून्य के साथ हो तो उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो ये सब पूर्णांक है। अब इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। देखिए -3 को हम लिख सकते हैं -3/1, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या में हर जो होना चाहिए वो शून्य को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या होना चाहिए। तो देखिए -3 को क्या लिख सकते हैं? -3/1। शून्य को लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, शून्य क्या है? पूर्णांक है, तो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में इस तरह लिख सकते हैं 0/1। 3 को लिख सकते हैं 3/1, क्योंकि 3/1 बराबर क्या आएगा? 3 ही आएगा। 0/1 बराबर 0 आएगा। तो परिमेय संख्या में हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, यह सत्य कथन है। बी, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, तो इसको भी सत्य कहेंगे, यानी ये भी सत्य कथन है। प्रत्येक भिन्न जो है एक परिमेय संख्या है। जैसे देखिए भिन्न क्या होता है? भिन्न हो गया जैसे 3/5, -6/4, ये सब क्या है? भिन्न है। भिन्न मतलब हर, देखिए भिन्न ये सब हो गया। और परिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि हर जो है शून्य नहीं है। परिमेय संख्या में बस हर शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3/5 को भिन्न भी कह सकते हैं और परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। उसी तरह -6/4 को भिन्न भी कह सकते हैं और परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो प्रत्येक भिन्न जो है परिमेय संख्या है, ये सत्य है। सी, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी सत्य कथन है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? देखिए गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या हो गया? तो प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेने से ये हो गया पूर्ण संख्या। तो शून्य के साथ प्राकृत संख्या, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो ये हो गया पूर्ण संख्या, शून्य लगा दिए तो देखिए इसको हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, क्योंकि शून्य के साथ प्राकृत संख्या हो गया तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो गया? पूर्ण संख्या। और 1 से होता है, यहाँ अगर 0 को हटा दे तो ये प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या है। तो इसका क्या होगा? सत्य होगा। तो ये सत्य कथन है। तो देखिए 1 को हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं और पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। 2 यानी 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन 0 जो है ये सिर्फ पूर्ण संख्या है। 0 को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। 0 क्या है? सिर्फ 0 को कह सकते हैं पूर्ण संख्या।
यानी शून्य पूर्ण संख्या है और बाकी सब जो है पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। डी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये असत्य है, ये जो है असत्य कथन है। कैसे असत्य है? तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी होता है। जैसे देखिए पूर्णांक -3 क्या है? पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ये सब पूर्ण संख्या है। देखिए ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन -3 है पूर्णांक। तो -3 पूर्णांक है, इसको हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, इसीलिए असत्य कथन है। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये गलत है, क्योंकि -3 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में ये सब आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी पूर्णांक है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन -3 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह असत्य कथन है। ई, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये भी असत्य होगा। ये भी असत्य कथन है। कैसे असत्य कथन है? देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, लेकिन देखिए 0 जो है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जो है पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, लेकिन 0 सिर्फ पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है 0। तो यह असत्य कथन है, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यह असत्य कथन है, क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पे असत्य लिखेंगे। इफ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये भी असत्य कथन होगा, ये भी असत्य है, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। जैसे देखिए -2/5 ये क्या है? परिमेय संख्या है। -2/5 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि हर, तो इसमें अंश हो गया -2, हर हो गया 5। तो परिमेय संख्या में हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर अगर 0 हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो -2/5 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। -2/5 क्या है? पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में कौन कौन आता है? पूर्णांक में आता है ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या 0 के साथ, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब आता है पूर्णांक। ठीक है, तो -2/5 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक में ये सब आता है। तो यह असत्य कथन है। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न 2 का ए, परिमेय संख्याएं 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, तो दिया हुआ है परिमेय संख्याएं 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, क्या करना है? इसको बढ़ते क्रम में लिखना है।
तो देखिए ऋणात्मक संख्या सबसे छोटा होता है, शून्य से भी छोटा होता है ऋणात्मक संख्या। तो देखिए -1/2 है, यानी माइनस लग गया तो ये ऋणात्मक हो गया, ठीक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया इसको ये। तो ऋणात्मक जो संख्या होता है वो सबसे छोटा होता है, शून्य से भी छोटा होता है। तो इसको सबसे पहले लिख देंगे, -1/2 जो हो गया सबसे छोटा हो गया, क्या हो गया ये, सबसे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये भरेंगे। अब इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया 0, क्योंकि 5/6 धनात्मक है, 2/3 भी धनात्मक है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा कौन हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे दूसरा में। अब देखिए अब बच गया कौन, 2/3 और 5/6। तो 2/3 और 5/6 में कौन बड़ा छोटा है, ये कैसे पता करेंगे। तो 2/3 और 5/6 को रफ पेज में लिखेंगे। देखिए 2/3 और यहाँ पे लिखेंगे 5/6। अब क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, ठीक है। तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 लिख देंगे ऊपर। देखिए 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12, 12 ऊपर लिख दिए, 5 दिया 15, 15 ऊपर लिख दिए, नीचे नहीं लिखना है, 5 दिया 15, ठीक है। तिरछा गुना कर रहे हैं बस पता करने के लिए कि दोनों में से कौन बड़ा है। तो 2/3 और 5/6 में कौन बड़ा है, इसके लिए तिरछा गुना करके देखेंगे। 5 दिया 15 ऊपर लिखेंगे, देखिए 3 गुना 5, 3 × 5 = 15, 6 दूना 12। अब देखिए 12 और 15 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा होगा, इसका मतलब 5/6 जो है बड़ा है 2/3 से, ठीक है। 5/6 देखिए 15 बड़ा है, तो 15 किसके नीचे है, 5/6 के नीचे है, यानी 5/6 बड़ा है 2/3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 सबसे बड़ा हो गया 5/6, यानी 2/3 से बड़ा है 5/6। तो ये हो गया देखिए बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा हो गया -1/2, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया 0, 0 से थोड़ा सा बड़ा हो गया 2/3 और सबसे बड़ा हो गया 5/6। तो इस तरह से इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे। बी, प्रश्न 2 का बी, परिमेय संख्याएं 3/4, 4/3, 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखने पर, तो देखिए कौन कौन संख्या है यहाँ पे, परिमेय संख्याएं 3/4, 4/3, 5/2, तो ये तीनों को क्या करना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए हर तो सबका अलग अलग है, ठीक है। अगर 2 संख्या रहता तो दो संख्या में हम पता कर लेते कौन बड़ा और छोटा है तिरछा गुना करके, लेकिन यहाँ पे 3 संख्या है, तो क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे, तीनों का हर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो लिखेंगे हर 4, 3, 2 का, तो हर का लघुत्तम लेंगे। देखिए 4, 3, 2 का लघुत्तम क्या होगा, 12 होगा। 4, 3, 2 का लघुत्तम होगा 12, हर 4, 3, 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 3/4 बराबर हम लिखेंगे 3/4 गुना, अब देखिए हर को 12 करना है क्योंकि लघुत्तम 12 है, हर को क्या करना है 12, तो 4 में 3 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 ऊपर भी गुना कर देंगे, तो 3 तिहाई 9, यानी 3/4 हो गया 9/12, 3/4 क्या हो गया 9/12, ठीक है, कॉमा देंगे। अब दूसरा भिन्न है 4/3, दूसरा परिमेय संख्या कौन है, 4/3, तो 4/3 बराबर हम लिखेंगे 4/3 गुना, यहाँ पे भी हर को 12 करना है, तो 3 में 4 गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 गुना करेंगे, यानी 4 चौक 16 हो जाएगा ऊपर, तो 16/12 हो गया, 4/3 हो गया 16/12, ठीक है। अब तीसरा परिमेय संख्या है 5/2, तो
तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2 बराबर 5/2 गुना, यहाँ भी हर को 12 करना है, तो 2 में 6 गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 गुना करेंगे, तो 6 बचे 30 हो जाएगा। अब देखिए 3/4 हो गया 9/12, 4/3 हो गया 16/12, 5/2 हो गया 30/12। तो तीनों में देखिए हर बराबर हो गया है, 12 12 12, तीनों का हर बराबर हो गया है। तो जब हर बराबर हो तो अंश में जो बड़ा होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो देखिए हर बराबर होने पे अंश में कौन बड़ा है सबसे, देखिए अंश में यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 30 है, तो 30 सबसे बड़ा है, यानी 30/12 सबसे बड़ा है। तो 30/12 कौन है, 5/2, यानी 5/2 सबसे बड़ा है यहाँ पे। तो लिखेंगे 5/2 सबसे बड़ा होगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। तो वह ये घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखेंगे। अब हो गया यहाँ पे देखिए, अब ये दोनों में देखिए हर दोनों का 12 12 है, तो अंश में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो 16 9 से बड़ा होता है, यानी 16/12 9/12 से बड़ा है। तो 16/12 कौन है, 4/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3, और सबसे छोटा हो गया 3/4। देखिए सबसे छोटा कौन हो गया, 3/4, यानी 9/12। तो घटते क्रम में लिखना था, यानी सबसे बड़ा को सबसे पहले, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो 5/2 सबसे बड़ा हो गया, फिर 4/3, फिर 3/4। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 5/2, 4/3, 3/4। तो इस तरह से हर को बराबर करके हम आसानी से पता कर लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस अंश को देख करके। तो हर बराबर होने पे अंश में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, यानी परिमेय संख्या होगा। प्रश्न 3, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। प्रश्न 3 का ए है 2/3। तो देखिए 2/3 है, यानी हर बड़ा है अंश छोटा है, इसका मतलब इसको अगर भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा। देखिए 2 को 3 से भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में होगा संख्या रेखा पर, ठीक है, क्योंकि हर बड़ा है अंश छोटा है, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि भाग देने पे आएगा 0 कुछ। तो जब भी हर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो समझ लेना है कि 0 और 1 के बीच में ये होगा संख्या रेखा पर। तो एक संख्या रेखा बनाएंगे सबसे पहले, तो एक सीधी रेखा खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे 1। 0 के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या, 0 के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या, और 0 के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे धनात्मक संख्या है, देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो ये धनात्मक संख्या हुआ, ठीक है। इसके आगे अगर माइनस का चिन्ह रहता तब ये ऋणात्मक संख्या होता। तो ये धनात्मक संख्या है और 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि हर बड़ा है, हर बड़ा होने से ये 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि इसको अगर भाग देंगे तो 2 को 3 से भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में ये संख्या है, क्योंकि हर बड़ा है। अब देखिए हर में कौन है, 3 है, हर में 3 है, तो 0 और 1 को 3 भाग में बांटेंगे, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे देखिए 3 भाग में बांट दिए हैं, क्योंकि हर में 3 लिखा हुआ है, यानी इसको 3 भाग में बांटना है 0 और 1 को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 हर। तो देखिए एक भाग यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग, यहाँ से यहाँ तक तीसरा भाग, तो 3 भाग में बांट दिए हैं इसको।
अब देखिए 1/3 ये हो गया 2/3, इसको कहेंगे 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3। देखिए शून्य के बाद यहाँ पे हो जाएगा 1/3, ये हो गया 0/3, शून्य को हम कह सकते हैं 0/3, ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/3, क्योंकि 3/3 1 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो ठीक है। तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 0/3, शून्य को कह सकते हैं 0/3, 1/3, 2/3 और ये हो गया 3/3। तो यहाँ पे होगा 2/3। तो यहाँ पे एक तीर का निशान हम इस तरह से दे देंगे, यानी 2/3 कहाँ होगा, इस बिंदु पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, यहाँ पे अगर कहता 1/3 रहता तो यहाँ पे करते 1/3, 2/3, ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं 3/3। बी में है 7/4, 7/4। अब देखिए 7/4 है, यहाँ पे अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो 7 को जब 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1/3/4, ठीक है, 1/3/4 हो जाएगा। इसको अगर भाग देंगे तो पूर्णांक में करेंगे तो 7/4 बराबर लिखेंगे 1/3/4। तो पूर्णांक में तोड़ने से ये पता चल गया है कि 7/4 जो होगा 1 और 2 के बीच में आएगा। देखिए 1/3/4 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 1 है यहाँ पे, 1/3/4 है, यानी 1 और 2 के बीच में आएगा संख्या रेखा पर। तो यहाँ पे देखिए एक सीधी रेखा खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2, सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो देखिए 0 के दाएं तरफ होता है धनात्मक संख्या और 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे 7/4 क्या है, धनात्मक है, तो यानी सिर्फ धनात्मक संख्या यहाँ पे देखिए हम लिख लिए हैं। अब 7/4 बराबर आ गया 1/3/4, यानी 1/3/4 का मतलब क्या हो गया, 1 और 2 के बीच में होगा ये 7/4, ठीक है। देखिए 1 है यहाँ पे, 1/3/4 है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, हर क्या है, यहाँ 4 है, तो 1 और 2 को 4 भाग में बांटेंगे, हर को देखना है। यहाँ भी देखिए हर क्या है, 4 है, हर कितना है, 4 है, तो यानी 1 और 2 को 4 भाग में बांटना है। एक, 2, 3, तो 3 बिंदु देने पे देखिए 4 भाग में बट गया है। एक भाग हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा भाग हो गया यहाँ से यहाँ तक, तीसरा भाग हो गया यहाँ से यहाँ तक, और चौथा भाग हो गया यहाँ से यहाँ तक। सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। अब देखिए 1 के बगल में यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1/1/4, 1/2/4, 1/3/4। देखिए यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 के बाद, ठीक है। तो 1/1/4 यहाँ आएगा, 1/2/4 यहाँ पे आएगा, 1/3/4 यहाँ पे आएगा। तो 1/3/4 कौन है, 7/4। तो यहाँ पे होगा 7/4 इस बिंदु पे। तो एक तीर का निशान हम दे देते हैं, यानी इस बिंदु पे आएगा 7/4 संख्या रेखा पर। तो 1/1/4 हो गया, ये वाला 1 के बगल वाला 1/1/4, 1/2/4, 1/3/4, और इसको हम कह सकते हैं 1/4/4। 1/4/4 क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3/4 कौन है, 7/4। तो 7/4 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। सी -3/5। अब देखिए -3/5 है, यानी ऋणात्मक संख्या है ये, ठीक है, ऋणात्मक, माइनस लग गया तो ऋणात्मक संख्या है।
और हर बड़ा है, देखिए अंश में है -3, हर में है 5, तो हर बड़ा होने से अगर 5 से -3 को भाग देंगे तो -0 कुछ आएगा। तो जब भी हर बड़ा रहे अंश से तो समझ लेना है कि 0 और 1 के बीच में है, तो माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब 0 और -1 के बीच में आएगा ये -3/5। तो एक सीधी रेखा खींचेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे -1, क्योंकि 0 के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। देखिए 0 के बायां तरफ और 0 के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या का यहाँ पे काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक संख्या दिया हुआ है, इसलिए बस ये दोनों लेंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच में ही आएगा ये -3/5, क्योंकि हर बड़ा है अंश छोटा है, इसका मतलब 0 और -1 के बीच में आएगा ये हर बड़ा होने से, क्योंकि भाग देने पे 0 कुछ आएगा माइनस में, तो 0 कुछ आएगा, तो ये 0 और -1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो हर बड़ा रहने पे हमेशा 0 और 1 के बीच में लेना है। अगर माइनस रहे तो 0 और -1 के बीच में, और प्लस रहे तो 0 और 1 के बीच में। अब देखिए हर में कितना है, 5 है, तो 0 और -1 को 5 भाग में बांटेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, तो देखिए 4 बिंदु इसके बीच में दिए हैं, तो ये 5 भाग में बट गया। कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग और यहाँ से यहाँ तक 5 भाग, सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम कह सकते हैं -1 के बाद यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। नहीं, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, 0 इधर है, माफ़ कीजिए 0 इधर है, 0 के बगल से गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, 0 के बगल से, तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, यहाँ पे आ जाएगा -5/5, क्योंकि -5/5 क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 के बगल से, यानी 0 के बगल से गिनना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 0 के बगल से, तो -1/5 यहाँ होगा, -2/5 यहाँ होगा, -3/5 यहाँ होगा, -4/5 यहाँ होगा, -5/5 यहाँ पे हो जाएगा। तो -5/5 कहें या -1 कहें एक ही बात है। तो -3/5 यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3/5। तो यहाँ पे एक तीर का निशान दे देंगे, यानी इस बिंदु पे आएगा -3/5। तो इस तरह से संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर देंगे।